हेलो दोस्तों, तो आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जैक बोर्ड का क्लास 10th के साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज इस वीडियो में करवाने वाले हैं, जो आपके 21 फरवरी 21/2/2024 को होने वाले साइंस के एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें ऐसे सवाल लिए गए बच्चों, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिए गए हैं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, 10-10 बार 5-5 बार सवाल पूछा गया है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना जो क्लास 10th में होंगे और इस बार अपना मैट्रिक बोर्ड परीक्षा दे रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग सभी क्वेश्चन को देखना मेरे प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन याद होगा वो आपको रिवीजन हो जाएगा और जो क्वेश्चन याद नहीं होगा उसे आप लिख करके याद कर लेंगे। देखिए, इसका जो सबसे पहला सवाल है 31वां नंबर पे क्या है, अवतल दर्पण के 4 उपयोग बताएं। ठीक है, तो अवतल दर्पण का 4 उपयोग बताना है, कहां कहां यूज करते हैं आप। तो देखिए, हजामत बनाने में, ठीक है, हजामत बनाने में जो मिरर लगा होता है वो अवतल दर्पण होता है। सोलर कुकर में, सोलर जो कुकर होता है उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। मोटर गाड़ी के हेडलाइट में, ठीक है, जो आप गाड़ी चलाते बच्चों बाइक वगैरह, उसके हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। प्रवर्तक दूरबीन में, ठीक है। तो ये 4 आपका उपयोग है, ये चारों पॉइंट को आप अच्छे से याद कर लेंगे। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है, उत्तल लेंस में बनते हुए प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचें जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों पहले आपको क्या करना है, एक उत्तल लेंस बना लेना है। इस तरीके से क्या करना है, उत्तल लेंस बना देना और एक बीच में लाइन देना। ठीक है, और कहां पे बोल रहा है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। जब वक्रता केंद्र कहां है, यहां पर 2F है ना, वक्रता केंद्र को हम लोग C से भी कहते हैं। तो 2F पर है, तो यहां पे हम वस्तु बना देंगे और यहां से ये ध्रुव से होते हुए ऐसे आएगा। ठीक है, और यहां से ये टच होकर के फिर यहां पे आके मिल जाएगा। ठीक है, जो कि F से होते हुए जाएगा। ठीक है, ये साइड जो है ना, राइट साइड में F से कटते हुए जाएगा। जहां पे ये मिलेगा बच्चों वहीं पे इसका वस्तु बनेगा। तो इस तरीके से आप लोग को क्या करना है, फिगर को ड्रॉ कर लेना है। क्लियर है? ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्या है सवाल, तारे टिमटिमाते हैं, टिमटिमाते क्यों हैं, स्पष्ट करें। ठीक है, तो तारा आप लोग देखे होंगे रात में, तो तारा टिमटिमाता है, तो क्यों। ठीक है, हमारा वायुमंडल वायु की सघन तथा विरल परतों से मिलकर बना है। ठीक है, हमारा जो वायुमंडल है ना, वो सघन और विरल दोनों परतों से मिलकर बना है। पृथ्वी के समीप वायु सघन होती है तथा पृथ्वी की सतह से दूर जाने पर वायु विरल होती है। तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन में परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण होता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। तारे से चलने वाली प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, मुड़ती जाती है। अतः तारे की आभासी स्थिति वास्तविक स्थिति से थोड़ी ऊपर होती है। तारे की यह आभासी स्थिति हवा के चलने से और वायु के घनत्व में परिवर्तन के कारण बदलती रहती है। अतः तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे लैंग्वेज में लिखा है बच्चों, आप इससे भी नोट कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। ठीक है, तो भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, भोजन में उपस्थित जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, वो टूटकर ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा देता है, अर्थात श्वसन अभिक्रिया में ऊर्जा निकलती है। ठीक है, श्वसन जब हम लोग लेते हैं तो उससे क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है, एनर्जी निकलती है। अतः श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसे भी आप लोग नोट कर लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, समजातीय श्रेणी क्या है। ठीक है, उदाहरण देकर समझाएं। ठीक है, तो कार्बन यौगिक की ऐसी श्रृंखला जिसके सभी सदस्य में से एक ही प्रक्रियात्मक समूह रहता है ना, तथा 2 क्रमागत सदस्यों के अनुसूत्र में CH2 का अंतर रहता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं बच्चों, एल्केन श्रेणी के समजातीय श्रेणी में क्या होगा, देखिए CH4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, C2। ठीक है, C2 और फिर यहाँ पे H4 के जगह में फिर H6 हो गया। ठीक है, अब C3 हो जाएगा। देखिए, अब C3 होगा तो 3 दूनी 6 7 8। ठीक है, फिर 4 हो जाएगा तो 4 दूनी 8 और 9 10। ठीक है, चूंकि एल्केन का सामान्य सूत्र ही होता है H2N, सॉरी यहाँ पे CN है ना, CnH2n और +2, ये एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। मतलब कि अगर C 1 बढ़ेगा, ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन है वो 2 बढ़ेगा, है ना, इस तरीके से। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, मेंडलीव के आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर बताएं। ठीक है,
तो मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक सारणी में क्या अंतर है देख लीजिए। हमें देखिए जब भी आपका अंतर रहेगा ना तो आपको 2 कॉलम खींच करके और दोनों में अंतर कर देना है। सबसे पहले मेंडलीव आवर्त सारणी, यह तत्व के परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। क्या किस पर आधारित है? यह तत्व के परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है और यह तत्वों के परमाणु संख्या पर आधारित है। ठीक है, जो आधुनिक आवर्त सारणी है ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, ये आपका क्या है? परमाणु संख्या पर आधारित है। ठीक है, और ये परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। तो सिंपल है। आगे देखो दूसरा पॉइंट में, इसमें तत्वों को 8 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, जो था ना मेंडलीव वाला, उसमें 8 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। इसमें तत्वों को 18 समूह में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो सिंपल लाइन है, इसमें 8 और इसमें 18। ठीक है, अब देखिए मेंडलीव में क्या है, इसके अनुसार तत्वों के गुणधर्म इसके परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं? परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं। इसके अनुसार तत्वों का गुणधर्म जो है इनकी परमाणु संख्या तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करते हैं। ठीक है, मतलब कि इसमें परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं और इसमें परमाणु द्रव्यमान पर करते हैं। इसमें अक्रिय गैस का कोई स्थान नहीं है। इसमें अक्रिय गैसों का 18वें समूह में रखा गया है। किस में रखा गया है? 18वें समूह में अक्रिय गैस को रखा गया है। और हम लोग जो अभी चल रहा है बच्चों आधुनिक आवर्त सारणी, हम लोग इसी को यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो आप इससे भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। लसिका क्या है? भाई लसिका क्या है? तो लसिका प्लाज्मा प्रोटीन और रुधिर कोशिकाओं से बना एक प्रकार का संवहन तरल है जो ऊतकों के बीच में एकत्र होता है। ये लसिका कोशिकाएं से मिलकर लसिका वाहिकाएं बनाती है। लसिका ग्रंथियां तथा लसिका गांठें लसिका वाहिकाओं से जुड़ी होती है। लसिका में लसिकाणु नामक प्रतिरक्षी कोशिकाएं होती है। ठीक है, तो क्या है? लसिका जो है प्लाज्मा प्रोटीन और रुधिर कोशिकाओं से बना एक क्या है? संवहन तरल है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से इससे भी याद कर लेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्या है? ओजोन क्या है? यह किसी परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है? ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ओजोन क्या है। तो ओजोन 3 ऑक्सीजन परमाणुओं से बना एक अणु है। यह प्राकृतिक वातावरण में पाया जाता है जिसका अणुसूत्र O3 होता है। तो यहां तक आप ओजोन को क्या करना? परिभाषित कर देना। उसके बाद यह किसी परितंत्र में किस प्रकार प्रभावित करता है? देखिए कैसे करता है। ओजोन घातक पराबैंगनी विकिरणों को सोख लेता है, पृथ्वी तक आने नहीं देता है। इस प्रकार ओजोन परितंत्र के लिए सुरक्षा छतरी का कार्य करता है। तो ओजोन जो है ना बच्चों, ओजोन मतलब कि एक तरीके से सुरक्षा कवच है। ठीक है, ये क्या करता है? सूर्य की तीखी किरणें को क्या करता है? रोकता है। ठीक है, जिससे हम लोग को तीखी किरणें नहीं लगती है। तो ये चीज को आप अच्छे से लिख लेंगे। चलिए एक हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देख लेते हैं, समझिएगा। 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए 5 सेंटीमीटर लंबा बोल रहा है, मतलब कि इसकी ऊंचाई दे दिया है बिंब की, मतलब h1 लिख दिए। उसके बाद क्या बोला? 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी। फोकस को हम लोग क्या कर लिए? -10 लिखे। क्योंकि ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि अवतल में हम लोग का क्या होता है कि f और u और v जो होता है माइनस में होता है। ठीक है, तो देखिए f कितना हो गया? -10। और उसके बाद बोला है कि अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर, मतलब कि u की जो दूरी दी गई है -25 सेंटीमीटर। अब भी निकालना है, तो भी निकालने के लिए आपको क्या करना है? दर्पन सूत्र का फॉर्मूला लगाना है। तो सिंपल है, दर्पण का सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है? 1/v + 1/u = f। जो दिया है उस पर हम लोग बैठा देंगे। जैसे कि 1/v नहीं दिया हुआ तो 1/v लिख देंगे, और माइनस, चूंकि यहाँ पे प्लस है लेकिन यहाँ माइनस इसलिए हो गया चूंकि ये -25 है। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस होगा, -25। ठीक है, कितना हो जाएगा? -25 बराबर 1/f। f कितना है? -10। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप क्या करेंगे? ये जो 1/25 से इधर आके किस में हो जाएगा? माइनस में, इधर आके प्लस में हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे? भिन्न का जोड़ घटाव करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3/50। कितना आ जाएगा? -3/50 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो -3/50 आया वो आया हमारा 1/v का वैल्यू। ठीक है, इसीलिए हम v का वैल्यू क्या करेंगे? इसको जस्ट उल्टा कर देंगे तो -50/3 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया v। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि इसकी प्रकृति क्या होगी? प्रतिबिंब की वास्तविक एवं उल्टा एवं छोटा बनता है। बिल्कुल बनेगा, चूंकि था कितना? 5 था, लेकिन अब बन कितना रहा है? 16 पॉइंट समथिंग बन रहा है। ठीक है, तो प्रतिबिंब जो बनेगा वास्तविक और एवं छोटा बनता है।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर सॉरी यहाँ पे -5 नहीं, ये ऊंचाई नहीं निकला है, ये आपका दूरी निकला है, प्रतिबिंब की दूरी निकला है। तो दूरी जो निकला है ना, तो ये माइनस में निकला है, तो माइनस में निकला है तो ये वास्तविक होगा। अगर प्लस में निकलता ना तो काल्पनिक होता और उल्टा होगा। ठीक है, और छोटा बनता है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम आवर्धन सूत्र से क्या निकालेंगे, उसकी ऊंचाई को निकालेंगे। अभी ऊंचाई नहीं निकाले थे, ऊंचाई निकालेंगे h2/h1 v/u। ठीक है, तो इस पे हम लोग पुट करेंगे। देखिए कैसे पुट करेंगे, H2 नहीं दिया हुआ था तो H2 लिख देंगे। ठीक है, हम यहाँ पे कर दे क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट बना हुआ है। H1 आपका 5 दिया हुआ था तो 5 लिख देंगे। ठीक है, भी कितना दिया हुआ था तो -50/3, और U कितना दिया हुआ था तो U आपका था -10 ना, नहीं -25, तो -25 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस माइनस पहले काट दो। अब देखो यहाँ पे हम जब उल्टा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो क्या होगा, H2 को H2 रहने दो, H2/5, और यहाँ पे हम जब इस तरीके से करेंगे तो 50/3, और ये हो जाएगा उल्टा। क्या हो जाएगा, उल्टा होगा। ठीक है, मतलब कि ये 25 जो हो जाएगा ना नीचे हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1/25। ठीक है, और 25 दूनी 50 हो गया, तो कितना बच गया हमारे पास, H2 और 2/3। ठीक है, और ये जो है कहाँ गया, 2/3, और ये 5 जो है इन डिवाइड में है, इधर आके हो जाए हमारा इनटू में। ठीक है, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो इसके बाद हम इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10/3 बचा हमारे पास। ठीक है, यहाँ बचा था ना, तो इसको हम डिवाइड किए तो -3.3 आ गया। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आया कि वस्तु की जो थी ऊंचाई वो 5 थी और आगे कितना गया, 3.3 आ गया। इसका मतलब छोटा बनेगा, वही चीज यहाँ पे लिखा गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग फटाफट। क्या दिया हुआ है, 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन की कुल प्रतिरोध 4 ओम होगा और 1 ओम होगा। तो कैसे कैसे संयोजित करें कि 4 ओम हो जाएगा, तो देखिए ए नंबर में जब परिणाम प्रतिरोध को 4 ओम निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 3 ओम वाला और 6 ओम वाला को पार्श्व क्रम में संयोजित करेंगे, है ना। 3 वाला और 6 वाला को हम पार्श्व क्रम में करेंगे और 2 ओम को वाला में हम श्रेणी क्रम में करेंगे। देखिए सबसे पहले पार्श्व क्रम का सूत्र आप लोगों को तो पता होगा कि 1/r और 1/r1/1/r2। तो हम लोग क्या कर दिए, ये दोनों को पार्श्व क्रम में संयोजित कर दिए, तो इसका जो वैल्यू निकल के आया हमारे पास 1/2 निकल के आया। ठीक है, अब इसको हम श्रेणी क्रम में इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, मतलब कि ये r का वैल्यू यहाँ पे आपका निकल जाएगा 2 निकल जाएगा, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीपल होगा ना, क्रॉस मल्टीपल होगा तो 2 निकल जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे 2 निकल गया, तो श्रेणी क्रम में अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हम दोनों का पार्श्व क्रम में जोड़ने पर निकला और 2 हम लोग श्रेणी क्रम, तो 2 कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग को 1 ओम कैसे लाना है भाई, तो 1 ओम लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, सबको पार्श्व क्रम में जोड़ देंगे। ठीक है, सबको पार्श्व क्रम में जोड़ देंगे, तो 1/2, 1/3, 1/6। ठीक है, और सबका एलसीएम निकाले तो हमारे पास हो गया 6/6, और इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। निकल गया कि नहीं निकला, तो ये पार्श्व क्रम में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं लोग, भू संपर्क तार क्या है। भू संपर्क तार क्या है, धातु की साधित्रियों को भू संपर्कित क्यों करते हैं। ठीक है, तो भू संपर्क तार घर के नजदीक पृथ्वी पर दबी धातु की प्लेट से जोड़कर बनाया जाता है। ठीक है, भू संपर्क तार मतलब समझ लो कि अर्थिंग, घर में जो अर्थिंग लगाते हैं वही वाला। ठीक है, यह सुरक्षा का साधन है क्योंकि इस तार से रहने वाले विद्युत का झटका कम लगता है। ठीक है, तो ये तार जब रहता है ना तो इससे क्या होता है कि झटका है वो कम लगता है। ठीक है, चलिए आगे देखो क्या है, भू संपर्क तार से धात्विक उपकरणों को जोड़ने पर पृथ्वी धारा के प्रवाह के लिए लगभग 0 प्रतिरोध का पथ प्रदान करती है। हमारे शरीर का प्रतिरोध भू संपर्क तार से बहुत अधिक है, अतः अधिकांश धारा भू संपर्क तार से पृथ्वी में जाती है, तब बहुत कम धारा हमारे शरीर में से होकर जाती है। इससे यदि कोई भी व्यक्ति धात्विक उपकरणों को भी छू ले तो झटका नहीं लगता है। ठीक है, तो इससे भी आप लोग याद कर लेंगे अच्छे से। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है ये सवाल बच्चों, इस तरीके का सवाल 100% यहाँ से रहेगा। निम्नलिखित से रासायनिक समीकरणों को संतुलित समीकरण लिखें। ठीक है, तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन और हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया, तो हाइड्रोजन को हम लोग H2 लिख देंगे, क्लोरीन को हम लोग Cl2 लिख देंगे। ठीक है, और हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, HCl होता है, HCl होता है। लेकिन अब इसको संतुलित भी करना है, तो संतुलित कैसे करेंगे, देखिए हाइड्रोजन के 2 है जी,
इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, आपको समझाते हैं। हाइड्रोजन के ठो है, 2 ठो हाइड्रोजन, यहाँ इसके आगे हम जब 2 लगा देंगे तो हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा। क्लोरीन 2 ठो है, क्लोरीन भी यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका संतुलित हो गया। इसी तरीके से दूसरा नंबर देखो, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का सूत्र होता है BaCl2। अभी 3 को छोड़ दो, चूंकि अभी इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। जो ये सब है ना इसके आगे आगे लिखा हुआ, ये सब छोड़ दो, क्योंकि ये संतुलित करने वाला है। बेरियम क्लोराइड हो गया। एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 लिख दिए। उसके बाद फिर इसको रिएक्शन करवाएं तो बेरियम सल्फेट बना BaSO4 और एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ संतुलित करेंगे। तो संतुलित कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे बेरियम क्लोराइड को हम लोग 3 आगे लगा देंगे, यहाँ पे भी 3 लगा देंगे, यहाँ पे भी 2 लगा देंगे। अब दोनों साइड का आप इक्वल करके देखेंगे तो बराबर आ जाएगा, ठीक है। आप लोग ये चीज़ कर ही लेना, चूंकि टाइम हमारा ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। तो इस कम समय में हम आप लोग को चाहेंगे कि सारा क्वेश्चन आपको बता दें, ठीक है। सोडियम और जल, सोडियम को Na और H2O जल है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, हाइड्रोजन को H2, ठीक है। इसके आगे हम 2 लगा देंगे और इसके आगे 2 लगा देंगे, इसके 2 आगे लगा देंगे। अगर आपको संतुलित करना नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करेंगे, मैं उसको बता दूंगा, ठीक है। और यहाँ से आप लोग का 3 मार्क्स 110%, ठीक है। 5 मार्क्स का भी आता है, लेकिन 3 मार्क्स यहाँ से रख लीजिए आप। चलिए अगला देखिए, भूतापीय ऊर्जा क्या है, ठीक है। भूतापीय ऊर्जा का क्या लाभ है, ठीक है। तो देखिए, पृथ्वी पर में के गर्भ में मौजूद गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं, या प्रदूषण मुक्त अथवा बहुत कम लागत पर उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक को में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह लिखिए। तो देखिए CH3COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, याद रखिएगा। फिर देखिए CH3 कीटोन का सूत्र है बच्चों, ठीक है। लास्ट में आपको सिर्फ देखना है, ठीक है, लास्ट में देखना है। तो ये कीटोन का है आपका, चूंकि CO है ना, CO। उसके बाद देखो CHO किसका है सूत्र, ये एल्डिहाइड का, तो ये एल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है। तो प्रक्रियात्मक समूह आप कम से कम 2-4 ठो याद कर लेना है, ठीक है। यहां से आएगा ही आएगा क्वेश्चन। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय तंत्र की क्या आवश्यकता होती है, ठीक है। तो जीवों में बाहरी उद्दीपनों के प्रति अनुक्रियाएं करने के लिए तथा शरीर के सभी भागों के कार्य पर नियंत्रण एवं समन्वय बनाए रखने के लिए नियंत्रण एवं समन्वय का तंत्र का होना आवश्यक है। मतलब कि जीवों की बाहरी उद्दीपनों के लिए अनुक्रिया करने के लिए या शरीर के सभी भागों में कार्यों में नियंत्रण रखने के लिए, समन्वय करने, नियंत्रण कंट्रोल करने के लिए, समन्वय कोऑर्डिनेट करने के लिए, ठीक है, नियंत्रण एवं समन्वय जो तंत्र है उसका होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। इसके बिना जीव लगातार बदलते हुए पर्यावरण में जीवित नहीं रह पाएगा, ठीक है। अगर आप कंट्रोल करने की शक्ति नहीं है, तंत्र वो नहीं है, तो आप जीवित नहीं रह पाएंगे, ठीक है। शरीर में उपापचय की दर, हृदय एवं फेफड़ों की कार्य करने की दर, समन्वय आदि नियंत्रण एवं समन्वय तंत्र की ही सही संभव है। तो ये समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय तंत्र बहुत ही ज्यादा हमारे शरीर में जरूरी है बच्चों, ठीक है। कोई भी जीव के, है ना, मनुष्य नहीं, कोई भी जीव का, ठीक है। तो इससे भी आप लोग अच्छे से याद कर लेना। ओजोन परत के में ह्रास हो रहा है, क्या इसके क्या दुष्प्रभाव है, ठीक है। तो ओजोन परत ह्रास हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो रेफ्रिजरेटर जो आप का घर में फ्रिज उरीज है ना जी, तो उससे जो निकलता है गैस, उससे भी ओजोन परत ह्रास हो रहा है। एयर कंडीशनर, अग्निशामक युक्ति, ठीक है, एरोसोल स्प्रे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, ठीक है। ये सारे चीजों में क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। और यही क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत जो है वो धीरे धीरे छिद्र होते जा रहा है, ठीक है। विश्व में इन चीजों के अत्यधिक उपयोग के कारण वायुमंडल में CFC का मात्रा बढ़ रही है। CFC वायुमंडलीय की ऊपरी सतह, जिसे ओजोन परत कहते हैं, वहां जाकर ओजोन से प्रतिक्रिया कर इस परत को पतला बनाता है। इसे ओजोन अवक्षय ह्रास कहते हैं। तो समझ में आ गया, जो आप रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, जो एयर कंडीशनर यूज करते हैं, अग्निशामक वगैरह, एरोसोल स्प्रे वगैरह, ये सारे चीज़ों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम लोग जितना यूज करते हैं ये सारे चीज़ों को, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारे वायुमंडल में बढ़ जाता है। और यही बढ़ने के कारण क्या करता है, ओजोन जो परत है ना उसको धीरे धीरे पतला कर देता है। और पतला कर रहा है तो ये क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है हमारा ओजोन परत, ठीक है। ये बहुत नुकसानदायक है। अब देखो ओजोन परत से क्या दुष्प्रभाव हो सकता है, तो ओजोन परत से अवक्षय से दुष्प्रभाव, ओजोन परत सूर्य प्रकाश में उपस्थित बैराबिंगनी किरण को प्रवर्तित कर वायुमंडल में घुसने से रोकती है। ओजोन परत में ह्रास के कारण
अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी तक आने लगती है। यह किरण जीवों को स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिप्रद है। ठीक है, इससे कैंसर भी होता है, त्वचा कैंसर। देखिए इसके कारण क्या क्या है, तो इससे क्या होता है, त्वचा कैंसर होता है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, इससे आंखों की मोतियाबिंद हो सकता है, शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता घट जाती है और आनुवांशिक रोग भी इससे होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों को आप लिख लेना है। प्रतिरोध किसे कहते हैं, क्या बोला है सवाल, प्रतिरोध किसे कहते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक लिखिए, किसी चालक के प्रतिरोध के किन किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, वर्णन कीजिए। तो वह कारक जो चालक तार में प्रवाहित धारा का विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। मतलब चालक तार में प्रवाहित धारा को क्या करता है, विरोध करता है, रुकावट डालता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो है वो ओम है, याद रखिएगा। ठीक है, अब ये जो चालक का प्रतिरोध है किन बातों पर निर्भर करता है, तो हम लोग 3 पढ़े थे बच्चों। ठीक है, 3 बातों पर निर्भर करता है। आप 4 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पॉइंट को समझिएगा। चालक की लंबाई पर क्या करता है, चालक की, देखिए आप लोग को अगर लंबा आंसर नहीं याद करना तो कम से कम आप लोग ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट को कम से कम याद कर लो। ठीक है, चालक की लंबाई पर, चालक तार की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है, अर्थात प्रतिरोध चालक तार की लंबाई का समानुपाती होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया कि लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध भी बढ़ता है, घटने से घटता है, मतलब ये समानुपाती होता है। ठीक है, चालक की तार की मोटाई पर भी निर्भर करता है। चालक तार की मोटाई बढ़ने से प्रतिरोध घटता है। अगर तार की मोटाई को हम बढ़ा देना तो प्रतिरोध क्या होता है, घटता है, और मोटाई के घटने से प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, जस्ट अपोजिट, अर्थात प्रतिरोध चालक तार की मोटाई का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, मतलब कि अगर तार को आप मोटा कर दो, ठीक है, मोटा जब कर दो तो इसका प्रतिरोध घटता है, अगर तार को पतला कर दो तो इसका प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों के बीच क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब उल्टा होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे आप, चालक तार की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। चूंकि भिन्न भिन्न चालक तार का प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है, इसलिए चालक का प्रतिरोध चालक तार की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। ठीक है, आप कौन सा तार यूज कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे उस चीज पे भी उसका निर्भर करता है, उसके प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, अब देखिए चालक के ताप पर भी निर्भर करता है। चालक पदार्थ का ताप बढ़ने से उस पदार्थ का प्रतिरोध बढ़ता है। अगर ताप बढ़ा दिए हम, ठीक है, हीट कर दिए, ज्यादा बढ़ गया तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। और अपवाद में जर्मन, सिल्वर, मैग्नीन इत्यादि, ये सब में ऐसा नहीं होता है, ये सब अपवाद में है। ठीक है, चलिए, विद्युत मोटर क्या है, इसके बनावट एवं कार्य का वर्णन करें। मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपको हम करवा चुके हैं पहले भी। ठीक है, और बहुत ही अच्छे तरीके से करवाएं, हम कॉपी में लिख करके बताएं कि आपको लिखना कैसे है। ठीक है, विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र लिखें, और दोनों में से एक सवाल 110% रहेगा। ठीक है, तो आप वो वाले वीडियो को अगर नहीं देखे तो उस वीडियो को जरूर से जरूर देख लेना। मैं लास्ट में डाल दूंगा, लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप देख सकते हैं, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप ढूंढ सकते हैं। बस यही हमको लगता है 2-3 सप्ताह पहले डाला हुआ है, 1-1.5 सप्ताह, तो वहां से आप देख सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं लोग। तांबा के अयस्क का नाम एवं सूत्र लिखिए। तांबा धातु के निष्कर्षण का समीकरण लिखिए। किसी धातु M के विद्युत अपघटनी परिष्कर्षण में एनोड, कैथोड एवं विद्युत उपघटक कैसे बनाएंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले देखिए तांबा के अयस्क का क्या नाम है, तो अयस्क का नाम कॉपर ग्लास। ठीक है, और इसका सूत्र होता है Cu2 कॉपर और S, ठीक है, सल्फर। अब देखिए इसका निष्कर्षण का समीकरण कैसे आप लिखेंगे, तो Cu2S प्लस O2 से अभिक्रिया जब करेगा बच्चों तो Cu2 और ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। और उसी तरीके से अगर हम Cu2O और Cu2S को हम जब दोनों अभिक्रिया करवाएंगे तो कॉपर अलग हो जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद नीचे लिख दे हैं, अशुद्ध M धातु के मोटे टुकड़े को एनोड बनाया जाता है और शुद्ध M धातु की पतली पट्टी को कैथोड बनाया जाता है। मतलब कि मोटे टुकड़े को एनोड बनाया जाता है और पतली पट्टी को कैथोड बनाया जाता है। जब जल में घुलनशील M धातु के लवण का उपयोग विद्युत अपघटक के रूप में किया जाता है। ठीक है, चलिए 1-2 सवाल और बचा हुआ, इसमें फटाफट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, 52 तक है, क्योंकि 31 से, देखिए आप लोग का एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना तो 31 से लेके 52 तक आपका क्या पूछा जाएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आपको कम ही बनाना है, ज्यादा नहीं बनाना है, जितना जितना बोलेगा उतना ही बनाना है आप लोग को। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना, आप लोग का क्वेश्चन जिस समय होगा ना तो उस समय बता देंगे एक बार। ठीक है, चलिए एग्जाम होगा तो उस समय हम आप लोग को
करवा देंगे। जैसे कि आप यहाँ पे रहता है ना 6 नंबर का आपका पूछा जाएगा 6 ठो प्रश्न, ठीक है, 5 नंबर का 6 ठो प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन आपको बनाना है 4 ठो बनाना है, ठीक है। और उसी तरीके से आप लोग ऊपर में हेडलाइन में पढ़ लेना कितना कितना ठो बनाना है, उतने बनाना, ज़्यादा बनाएगा टाइम पास होगा। हाँ, क्या है, एथेनॉल को वायु में जलाया जाता है, ठीक है। तो एथेनॉल को जब वायु में जलाएंगे तो इसका समीकरण कैसे लिखेंगे आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या है, एथेनॉल का सूत्र होता है आपका C2H5 और OH, ठीक है। इसको जब ऑक्सीजन में अभिक्रिया करवाएं तो क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण हुआ, ठीक है, ये चीज हो गया। दूसरा बात क्या है, मेथेन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करती है, तो मेथेन का सूत्र होता है CH4 और क्लोरीन Cl2, दोनों को जब अभिक्रिया करवाएं हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तो क्या हो गया, CH3Cl और HCl, ठीक है। इसी तरीके से एथेनॉल का सोडियम के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं तो एथेनॉल का सूत्र होता है आपका C2H5 और OH, ठीक है। जब एक बार याद कर लोगे तो वही चीज एथेनॉल। अब इसको सोडियम के साथ अभिक्रिया, सोडियम का सूत्र क्या होता है Na, और इसको जब अभिक्रिया करवाएं तो क्या हुआ, C2H5ONa और H2, ठीक है, हाइड्रोजन गैस। मेथेन को वायु में जलाया जाता है तो देख सकते हैं मेथेन का सूत्र है CH4 और O2 को अभिक्रिया करवा रहे हैं तो CO2 बन रहा है और जल का निर्माण हो रहा है। सेम वही प्रश्न 2 बार पूछ दिया है, ठीक है। एक और है लास्ट, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करती है। तो देखिए सबसे पहले सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, CH3COOH, ठीक है। और ये किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, एथेनॉल के साथ, ठीक है। तो एथेनॉल का सूत्र अभी हमने ऊपर 2 बार यूज किया है, C2H5OH, और जब इसको अम्ल जो है, ठीक है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसके उपस्थिति में जब अभिक्रिया करवाएं तो CH3COOH C2H5 और जल का निर्माण कर रहा है, ठीक है। तो ये सब आप देख लेंगे। चलिए क्या सवाल है अगला, मनुष्य के स्वतंत्र तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाए। तो आप देख सकते हैं बच्चों, चित्र को ऐसे बनाना है आप लोगों को, पहले इंसान एक बना देना है इस तरीके से, ठीक है। और बनाने के बाद यहाँ पे आपको लिख देना है कि नास गुहिका क्या है, नाक कहाँ पर है, मुंह कहाँ है, श्वास नली कहाँ है, श्वास निकाय कहाँ है, कोशिकाएं कहाँ है, डायफ्राम कहाँ है, फेफड़ा कहाँ है, श्वास नली कहाँ है, ठीक है। बस इतना लिख देंगे तो काफ़ी है, ठीक है। एक नास गुहिका लिख देना, नाक लिख देना, मुंह ले देना, श्वसनी लिख देना, कुपिकाएं लिख देना, डायफ्राम लिख देना, फेफड़ा लिख देना, श्वास नली लिख देना, इतना लिख दोगे तो काफ़ी है, ठीक है। ज़्यादा भी नहीं लिखेंगे चलेगा, लेकिन चित्र को आपको सही तरीके से एक बार बनाना है, ठीक है। प्रैक्टिस जितना बार करोगे उतना फायदा होगा। चलिए अब एक लास्ट और सवाल हम लोग देख लेते हैं फटाफट। क्या है, लिंग निर्धारण किसे कहते हैं, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, ठीक है। तो लिंग निर्धारण कैसे होता है, लड़का लड़की कैसे होते हैं, ठीक है, वो चीज आप लोग को यहाँ पे बताना है। और काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, लगभग सवाल पूछा जाता है, किस शिशु के जन्म से पूर्व उसके नर अथवा मादा होने की भविष्यवाणी करना लिंग निर्धारण कहलाता है, ठीक है। मतलब किसी शिशु के जन्म के पूर्व, जन्म के पहले नर है कि मादा है, लड़का है कि लड़की है, उसी का भविष्यवाणी करना लिंग निर्धारण कहलाता है। पिता में XY तथा माता में XX गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। मतलब कि बॉयज में, ठीक है, माता पिता भी आप सोच सकते हैं या फिर बॉयज गर्ल्स भी। चलो, पिता में X और Y होता है, ठीक है। और इसमें जो होता है आपका माता में वो XX गुणसूत्र होते हैं। इसलिए पिता द्वारा दिया गया XY गुणसूत्र बच्चे का निर्धारण करता है, ठीक है। जब पिता पक्ष से X गुणसूत्र सम्मिलित होता है तो लड़की जन्म लेती है, ठीक है। इसको समझना आप लोग थोड़ा सा, ये जो फिगर बना हुआ है इसमें बहुत अच्छे तरीके से बता, इस तरीके से आप फिगर बना दोगे ना एक बार तो मजा ही मजा है, ठीक है। इस तरीके से कोशिश करना कि फिगर बना देना, ठीक है। एग्जामिनर एक बार में नंबर देगा, कोई टेंशन नहीं है। क्या है, देखो, पिता में XY होता है, माता में XY होता है। जब पिता का X गुणसूत्र मिलता है, मान लो, ठीक है, पिता का मान लो कि X गुणसूत्र मिलता है और माता का भी X गुणसूत्र मिलता है तो लड़की का निर्माण होता है, ठीक है, ये समझ में आया। और जब पिता का Y गुणसूत्र और माता का X गुणसूत्र मिलता है तो यहाँ पे लड़का का निर्माण होता है, ठीक है। जब XX मिलेगा तो लड़की और XY मिलेगा तो लड़का, ठीक है। लेकिन माता में हमेशा X ही रहेगा, इस चीज को ध्यान रखना। लेकिन पिता में कभी X हो सकता है, कभी Y, यहाँ पे डिपेंड करता है पिता पे। मतलब कि लिंग निर्धारण होता है ना, लगभग पूरा का पूरा डिपेंड करता है पिता पे, ठीक है ना। तो इस पे डिपेंड करता है कि लड़का होगा कि लड़की होगी। और हमारे समाज में दोष दे दिया जाता है माता को, लेकिन दोष होता है, ये जो भी होता है ये काम वो आपका पिता से होता है, ठीक है। मतलब X अगर X इससे निकला तो इधर से X आया, ठीक है, तो लड़की हुआ, ठीक है। लेकिन अगर पिता में Y गुणसूत्र और माता के X गुणसूत्र हुआ, ठीक है,
तो यहाँ पे लड़का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या होता है, मानव बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें। ठीक है, सारे क्वेश्चन बच्चों आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक कर देना है और कमेंट कर देना मेरे प्यारे बच्चों एक प्यारा सा, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ कर देना है। ठीक है, और कोई भी दिक्कत है आप हमें नीचे कमेंट करके आप हमें पूछ सकते हैं, मैं सारे का जवाब दूंगा। ठीक है, और हमसे जुड़ने के लिए मेरे प्यारे बच्चों हमारा इंस्टाग्राम और हमारा व्हाट्सअप चैनल से आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, जुड़ सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके का और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन को जरूर दबा लेंगे, ताकि हमारे पल पल के अपडेट आपको मिलते रहे। ठीक है, और इसी तरीके से और भी तैयारी करने के लिए साइंस, सोशल साइंस, मैथ का सबका हम प्लेलिस्ट बना दिए। प्लेलिस्ट से जा करके और आप देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो प्लेलिस्ट आप जा करके जरूर चेक कर लेना।